नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। वक्त है डिजिटल बुलेटिन का, एक ऐसा बुलेटिन जिसमें हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के लिए अवसर के पिटारे खोल दिए हैं। अगर आपके पास डिग्री है तो आप मौके का फायदा उठाइए और भविष्य को संवारने में लग जाइए, क्योंकि अब बीए, बीएससी और बीकॉम करने वाले युवाओं को भी विभिन्न क्षेत्रों में अप्रेंटिसशिप के अवसर देने का ऐलान सीएम ने किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रदेश के 74वें स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर गोमती नगर विस्तार स्थित अवध शिल्प ग्राम में कहा कि हमारी सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रदेश के ग्रेजुएट किए हुए करीब 7.5 लाख युवाओं को अगले 1 साल में सीएम अप्रेंटिस योजना का लाभ देने जा रही है। हम लोगों ने सीएम अप्रेंटिसशिप की एक स्कीम निकाली थी, जिसके माध्यम से अब तक हम लोग केवल टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन से जुड़े हुए युवाओं को इस सुविधा का लाभ दे रहे थे जो इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। अब हम लोग एक व्यवस्था और देने जा रहे हैं। भारत सरकार के साथ मिलकर के डबल इंजन सरकार का लाभ उत्तर प्रदेश के युवाओं को प्राप्त हो और मजबूती के साथ प्राप्त हो और अगले 1 वर्ष में 7.5 लाख युवाओं को हम लोग इस योजना के साथ जोड़ सकें। अभी तक इस अप्रेंटिसशिप का लाभ सिर्फ तकनीकी विषयों से जुड़े युवाओं को ही मिल रहा था, लेकिन अब बीए, बीएससी और बीकॉम करने वाले युवाओं को भी विभिन्न क्षेत्रों में अप्रेंटिसशिप के अवसर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत ग्रेजुएट हुए युवाओं को कंपनियों और प्रतिष्ठानों द्वारा अप्रेंटिसशिप करने के अवसर देने होंगे। साथ ही इन युवाओं को अप्रेंटिस भत्ता भी मिलेगा। सीएम योगी ने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार का फायदा अब बीए, बीएससी और बीकॉम करने वाले युवाओं को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगले साल में 7.5 लाख युवाओं को इस योजना से जोड़ा जाएगा। सीएम अप्रेंटिसशिप योजना के तहत किसी भी उस संस्थान में जहां 30 से अधिक लोग काम कर रहे हैं, वहां कंपनी को निश्चित संख्या में छात्रों को अवसर देना होगा और उसके एक निश्चित मानदेय के रूप में भत्ता केंद्र और राज्य सरकार उन संस्थानों को उपलब्ध करवाएगी। इस स्कीम को राज्यपाल की मौजूदगी में शुरू किया गया, जिसमें अब युवाओं के कंधों को मजबूत करने की तैयारी है। इन दिनों समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी की राजनीति में चाचा के नाम से मशहूर शिवपाल सिंह यादव बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि विधिवत तौर पर चाचा शिवपाल को अखिलेश यादव ने कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है, मगर फिर भी प्रदेश में घूम घूम कर शिवपाल सिंह यादव सपा की जमीन मजबूत करने में जुटे हुए हैं। और सबसे खास बात यह है कि इन दिनों चाचा शिवपाल को समर्थकों का खूब प्यार और समर्थन मिल रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि इसके पीछे अखिलेश यादव ही हैं। शायद इसलिए जिन मौकों पर अखिलेश चुप होते हैं, उन पर शिवपाल सिंह यादव खुलकर बोल रहे हैं। कुछ ऐसा ही स्वामी प्रसाद मौर्य के मामले में भी हुआ, जब समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को बकवास बताते हुए कुछ चौपाई हटाने की मांग कर उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल को गर्मा दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली, मगर शिवपाल सिंह यादव बोले हैं। सूत्र कह रहे हैं कि जो अखिलेश को कहना था वही चाचा शिवपाल के मुख से कहा गया है, यानी समाजवादी पार्टी में शिवपाल सिंह यादव अब फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। वो उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। और हम लोग तो भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, तो उनके बयान पार्टी का बयान नहीं है। तो इस बयान से नुकसान भी तो पार्टी का बहुत ज़्यादा होता है। लगातार तो पार्टी का बयान थोड़े हैं। हम कह रहे हैं कि भगवान राम और कृष्ण के आदर्शों पर हम चलने वाले लोग हैं और चल रहे हैं। और हमने उस दिन वहाँ कहा था, रब कुल रीत सदा चले आई, बचन जाए पर बचन न जाए। हालांकि इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि पार्टी का एक तबका स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के खिलाफ मुखर है। सपा के दलित पिछड़े नेता दबी जुबान से
स्वामी प्रसाद के समर्थन में खड़े हैं तो पार्टी के सवर्ण नेता विरोध में उतर आए हैं। यही वजह है कि शिवपाल इस बार स्वामी के बयान से उपजे संकट में अखिलेश के संकट मोचक बनकर उभरे हैं। मगर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पर कायम हैं। कहते हैं जो कहा है उससे पीछे नहीं हटूंगा। हमने रामायण पर टीका टिप्पणी नहीं की, हमने किसी भगवान किसी धर्म राम पर टीका टिप्पणी नहीं की। हमने चौपाई के उस अंश पर टिप्पणी की जिस अंश में देश की समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों तथा कथित चातुर्वर्ण के चौथे पायदान पर खड़े शूद्र समाज को अपमानित करने का काम किया गया है। उस अंश को निकालने की बात की, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। उस पर स्टैंड है, आप स्टैंड है उस पे? आप अपने बयान पर स्टैंड है? हमने जो बयान 2 दिन पहले दिया, आज भी मैं उस पर कायम हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सपा के जिन 4 नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं वो सभी उच्च जाति से आते हैं। मनोज पांडे और स्वामी प्रसाद के बीच सियासी वर्चस्व की लड़ाई जग जाहिर है। मनोज पांडे ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। राकेश प्रताप सिंह और डॉक्टर ऋचा सिंह दोनों राजपूत समाज से हैं, जबकि रविदास मेहरोत्रा पंजाबी खत्री हैं। सपा ने अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य पर पार्टी लाइन तय नहीं की है। अखिलेश यादव पूरी तरह से खामोश हैं, तो रामगोपाल यादव ने भी चुप्पी साध रखी है। सपा की ये रणनीति है या फिर वक्त की नजाकत, इसका जवाब भविष्य के गर्भ में है। मगर राजनीति में कोई फैसला न लेना भी एक फैसला होता है। अखिलेश यादव की चुप्पी ऐसा ही एक फैसला है। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हैं मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। ऐसा पहली बार हुआ है जब मिस्र के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट के तौर पर आए। सीसी के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी दौरे पर आया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनका स्वागत किया। अब्देल फतेह अल सीसी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की। सीसी को मिस्र में एक प्रभावशाली नेता माना जाता है जिन्होंने देश में राजनीतिक स्थिरता पैदा की है। कहा जाता है कि मिस्र की सत्ता पर सीसी की पकड़ लोहे जैसी मजबूत है। राष्ट्रपति बनने से पहले सीसी मिस्र के सेना प्रमुख थे, जिन्होंने जुलाई 2013 में राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी को सत्ता से हटा दिया था और अगले साल 2014 में वो खुद मिस्र के राष्ट्रपति बन गए। आइए जानते हैं अब्देल फतेह अल सीसी के बारे में कुछ और बातें। सीसी का जन्म 1954 में काहिरा में हुआ था। उनका परिवार इस्लाम को मानने वाला एक धार्मिक परिवार है। सीसी के पिता फर्नीचर का काम करते थे। सीसी पढ़ने में काफी अच्छे थे और बचपन से ही उनका झुकाव सेना की तरफ था। 1977 में सीसी ने मिस्र की सैन्य अकादमी से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद सेना में भर्ती हो गए। सीसी बेहद तेज दिमाग के युवा थे और देखते ही देखते वो सेना के बड़े पदों पर पहुंचने लगे। सऊदी अरब में उन्हें राजनयिक सैन्य चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। फिर मिस्र के उत्तरी मिलिट्री जोन के कमांडर के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। उनके बेहतर काम को देखते हुए जल्द ही उन्हें मिस्र की मिलिट्री इंटेलिजेंस का प्रमुख बना दिया गया। सेना में आगे बढ़ने के दौरान भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। ब्रिटेन के स्टाफ कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की और साल 2005 में पेंसिल्वेनिया के आर्मी कॉलेज से उन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की। जनवरी 2014 में सीसी को फील्ड मार्शल बना दिया गया। ये पद मिस्र की सेना का सर्वोच्च पद है। इसके 2 महीने बाद ही सीसी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और चुनाव लड़ने की तैयारी में लग गए। मई 2014 में सीसी 97% मतों के साथ मिस्र के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उनके राष्ट्रपति बनने के पीछे सेना की बड़ी भूमिका रही। सीसी मिस्र के लोगों को शिक्षा, रोजगार, घर आदि का सुनहरा सपना दिखाकर सत्ता में आए थे, लेकिन कुछ समय बाद लोगों का सपना चूर होने लगा। सत्ता में आने के बाद से सीसी ने मिस्र की सेना पर ज्यादा ध्यान दिया और उसे मजबूत करने के लिए काफी धन खर्च किया। मिस्र के अमीर और अमीर होते गए, जबकि मध्यम वर्ग गरीब होता गया। सीसी को 2016 में IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जाना पड़ा। IMF ने कड़ी शर्तों पर मिस्र को लोन दिया। 2016 के बाद से मिस्र ने 3 बार IMF से कड़ी शर्तों पर कर्ज लिया। IMF की शर्त के कारण ही मिस्र की मुद्रा पाउंड में भारी गिरावट आई है, जिससे महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है। मिस्र की अर्थव्यवस्था पर सेना और सरकारी कंपनियां हावी हैं और निजी क्षेत्र का दबदबा काफी कम है। मिस्र पर फिलहाल 155 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज है। कोरोना और रूस यूक्रेन युद्ध ने मिस्र के पर्यटन पर बुरा असर डाला है। कुल मिलाकर मिस्र इस समय आर्थिक संकट से गुजर रहा है और कई अरब देश भी मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, लेकिन भारत ने मदद की है। हाल ही में जब मोदी सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई थी,
तब भी मिस्र को गेहूं की कई टनों की खेप भेजी गई थी। भारत की 50 से ज्यादा कंपनियों ने मिस्र की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में $3 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है, जिनमें रसायन, ऊर्जा, कपड़ा, परिधान, कृषि व्यवसाय जैसे क्षेत्र शामिल हैं। जानकार मानते हैं कि अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र की सत्ता पर साल 2030 तक बने रह सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने संविधान में बदलाव भी किए हैं। साल 2024 में मिस्र में चुनाव होंगे, जिसमें पूरी संभावना है कि सीसी फिर से राष्ट्रपति चुने जाएंगे। हमारे देश का गणतंत्र दिवस बेहद खास होता है, जब सेना के शौर्य और नए हथियारों, साजो सामान के साथ सांस्कृतिक विरासत की झांकी निकलती है। इस बार का ये 74वां गणतंत्र दिवस समारोह और भी कई मायनों में विशेष होने वाला है और इनके बारे में भी हम आपको झांकी की तरह एक एक करके बताते जाएंगे। रक्षा मंत्रालय के सचिव गिरिधर अरमाने ने बताया कि 26 जनवरी के कार्यक्रम इस बार पुनर्निर्मित सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में आयोजित किए जाएंगे। पिछले साल राजपथ का नाम बदला और कर्तव्य पथ हो गया, यानी कर्तव्य पथ पर आयोजित होगा पहला गणतंत्र दिवस समारोह। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी 26 जनवरी को मुख्य अतिथि होंगे। गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र का 120 सदस्यीय सैन्य दल भी हिस्सा लेगा। कोरोना से पहले 1 लाख से ज्यादा लोग समारोह में शामिल हुआ करते थे। 2020 से गणतंत्र दिवस समारोह में कम लोग हिस्सा लेने लगे। 2023 में समारोह में करीब 42,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रम में सीटों के लिए 32,000 टिकट ऑनलाइन किए गए हैं। इस समारोह के लिए सभी आधिकारिक आमंत्रण भी ऑनलाइन दिए जाएंगे। गणतंत्र दिवस समारोह में 23 झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 17 झांकियां होंगी, जबकि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की 6 झांकियां। सभी झांकियां देश की आर्थिक, सामाजिक प्रगति और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत दर्शाएंगी। झांकियों में मजबूत आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को भी दर्शाया जाएगा। अब आती है सबसे खास बात। रिपब्लिक डे का थीम है पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉमन पीपल, यानी गणतंत्र दिवस समारोह में ज्यादा जन भागीदारी। वीआईपी होंगे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के वर्कर्स और उनके परिवार के सदस्य। कर्तव्य पथ का रखरखाव करने वाले वर्कर्स, सब्जी विक्रेता और दूध बूथ वर्कर्स, किराना दुकानदार और रिक्शा चालकों को भी विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से जुड़े आम लोगों को कर्तव्य पथ पर प्रमुखता से बिठाया जाएगा। तो होगा ना ये खास गणतंत्र दिवस समारोह। क्वीन इज बैक। हम बात कर रहे हैं कंगना रनौत की। कंगना रनौत अपनी फिल्म में इमरजेंसी को लेकर के तो लगातार सुर्खियों में है ही, लेकिन इस वक्त बात है उनके ट्विटर अकाउंट पर वापस आने की। जी हाँ, लगातार 1.5 साल तक ट्विटर अकाउंट से गायब रहने के बाद अब कंगना की वापसी हो गई है। दरअसल कंगना रनौत के विवादास्पद बयानों के चलते उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था, और वो भी लगातार 1.5 साल तक। अब माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर वापसी हो गई है क्वीन कंगना की। उन्होंने ट्वीट कर ट्विटर पर अपनी वापसी का ऐलान किया और अपनी खुशी भी जाहिर की। कंगना ने अपनी टीम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि आप सभी को नमस्कार, यहाँ पर वापस आना अच्छा लगा है। कंगना रनौत के फैंस लगातार ट्वीट करके उन्हें वापस आने की बात कर रहे थे। दरअसल ट्विटर की कमान टेस्ला प्रमुख एलन मस्क द्वारा संभाले जाने के बाद उन्होंने ये उम्मीद जताई थी कि वो ट्विटर पर वापसी कर सकती हैं। कंगना ने एलन मस्क की तारीफों के पुल भी बांधे थे। हालांकि वो इंस्टाग्राम हैंडल के जरिए लोगों से लगातार जुड़ी हुई थी। दरअसल 9 मई 2021 को अभिनेत्री का ट्विटर अकाउंट ज्यादा विवाद होने के बाद ब्लॉक कर दिया गया। कंगना के वापस आने के बाद लोग लगातार इस बात को लेकर के ट्वीट रीट्वीट कर रहे हैं और कंगना के पोस्ट पर कमेंट कर अपनी खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो लगातार इमरजेंसी की शूटिंग में व्यस्त हैं वो। देश की अब तक सबसे बड़ी राजनीतिक घटना भारत में लगी इमरजेंसी पर ये फिल्म आधारित है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आने वाली है कंगना रनौत। फिल्म अनाउंसमेंट के बाद ही लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। अभिनय के साथ साथ कंगना ने इस फिल्म के निर्देशन की कमान भी संभाली है, लिहाजा दोहरी जिम्मेदारी कंगना के कंधों पर है।
शाहरुख की फिल्म पठान के रिलीज के साथ ही इसके ब्लॉकबस्टर होने की भी पूरी गारंटी सामने आ रही है। वर्किंग डे के दिन रिलीज हुई है फिल्म, लेकिन क्रेज देखकर लगता है कि वीकेंड चल रहा है। पठान को आके एक एक्सटेंडेड वीकेंड भी मिलने वाला है, यानी सिर्फ एक दिन की बम्पर कमाई को देखे तो ये समझा जा सकता है कि पठान वीकेंड तक कमाई के रिकॉर्ड तोड़ सकती है। पठान को लेकर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बाहरी देशों में भी काफी क्रेज बना हुआ है। ओवरसीज बुकिंग तो पहले ही बम्पर चल रही थी। यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम लीड रोल में हैं। पठान की एडवांस बुकिंग पहले ही 35 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी थी। इतनी अधिक एडवांस बुकिंग के साथ ट्रेड एक्सपर्ट्स को ये पूरी उम्मीद हो गई है कि वीकेंड तक 200 करोड़ तो कमा ही लेगी ये फिल्म। ओपनिंग डे की बात करें तो 50 करोड़ का आंकड़ा अब तक सामने आ रहा है। रिलीज के पहले दिन अगर फिल्म ये कमाई कर रही है तो यकीनन एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होने से पठान को कोई नहीं रोक सकता। ज्यादातर रेटिंग्स फिल्म को 4 से ज्यादा मिली हैं। ज्यादातर समीक्षकों ने इसे देखने लायक और फुल ऑन एंटरटेनिंग मूवी बनाया है। थिएटर्स के बाहर लंबे वक्त के बाद किसी हिंदी फिल्म के लिए लाइनें देखने को मिल रही हैं। पूरी तरह से धमाकेदार ओपनिंग करती है पठान ने। पहले ही दिन फिल्म को लेकर के जो क्रेज है इसके बारे में यकीनन किसी ने सोचा भी नहीं था। पठान की कहानी की बात करें तो ये एक स्पाई एक्शन फिल्म है जिसमें शाहरुख, दीपिका, जॉन इब्राहिम लीड रोल में है। पठान को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पठान यानी एजेंट शाहरुख खान एक निजी आतंकी संगठन भारत पर परमाणु हमला करना चाहता है। अब पठान कैसे इस हमले को रोकेगा, यही है पठान की कहानी, बहुत सारे एंटरटेनमेंट, तड़के और म्यूजिक के साथ। पठान की बम्पर ओपनिंग में फैंस झूमे ही थे कि उन्हें एक और बम्पर तोहफा मिल गया दूसरे भाई से, जी हाँ सल्लू भाई से। फैंस को बड़ा सरप्राइज देते हुए सल्लू भाई की फिल्म किसी का भाई किसी की जान का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया विदाउट एनी प्री इन्फॉर्मेशन, वो भी पठान के साथ। अचानक टीजर देखकर फैंस को यकीन नहीं हुआ। सलमान की मच अवेटेड मूवी का टीजर अचानक पठान के बीच देखकर फैंस सुपर एक्साइटेड हो गए। टीजर ने सलमान के फैंस को निराश भी नहीं किया। सलमान फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं जो उनके फैंस एक्सपेक्ट करते हैं। मार धाड़ और सलमान का अंदाज, सलमान के लुक्स भी खास हैं। सलमान के लुक्स को देखकर फैंस अब ये मानकर बैठे हैं कि सल्लू भाई ने सुपरहिट देने की पूरी तैयारी कर ली है। सलमान इस फिल्म में 2 बिल्कुल अलग अलग लुक्स में और कैरेक्टर्स में दिखेंगे। अब क्या उनका डबल रोल है, ये एक स्पॉइलर हो सकता है। एक्शन के साथ रोमांस भी करते नजर आएंगे सलमान। पूजा हेगड़े के साथ उनकी जोड़ी जम रही है। सलमान का एक टिपिकल अंदाज है नाचने का और एक्टिंग का और फैंस को वही पसंद है। टीजर में शहनाज गिल के फैंस को भी सरप्राइज मिला है। शहनाज गिल को लोग साउथ इंडियन लुक्स में देखकर काफी इम्प्रेस्ड हैं। उनके साथ जस्सी गिल, राघव जुयाल और पलक तिवारी जैसे तमाम यंगस्टर्स दिख रहे हैं। किसी का भाई किसी की जान में सलमान 2 अलग लुक्स में है। बाकी फिल्मों से काफी अलग होने वाली है सलमान की ये फिल्म। मल्टी स्टारर फिल्म में सलमान ने यंगस्टर्स को खूब मौका दिया है अपनी एक्टिंग दिखाने का। श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं और साथ ही शहनाज गिल भी। किसी का भाई किसी की जान इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। फिल्म को लेकर बज़ लगातार बना हुआ है। माना जा रहा है ईद पर ताबड़तोड़ कमाई करने वाली है सलमान की ये फिल्म। वैसे भी ये रिकॉर्ड रहा है कि ईद के मौके पर रिलीज हुई सलमान खान की फिल्मों ने जबरदस्त कमाई की है। डिजिटल बुलेटिन में यहां रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।